हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अभी तो क्या है, अभी मैंने पीवाईक्यू सीरीज जो है अभी खत्म की है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स की मैंने डाली है। एक्चुअली क्या है, अब सीबीएसई का भी केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, तो मैं अभी ना उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसको मैंने 4 पार्ट्स में, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन जो है वो डिस्कस करूंगी। इसके बाद फिर आने वाले पार्ट्स में मैं जो है डिटेल वाले क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एमसीक्यू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस। देखिए बेसिकली ये किसमें से क्वेश्चन था हमारा, क्या नाम है, जो हमारा एल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, हेलोजन वाले कंपाउंड है, अल्कोहल वाले कंपाउंड्स हैं और एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, तो इनके जो चैप्टर्स दे रखे हैं इनमें क्या है देते हैं, लेकिन उनके बीच में ना बीच में कुछ कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, इसके बाद आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और फ्रीऑन्स हो गया। ठीक है, इनके बारे में ना बीच में कुछ डिस्कशन किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप उन्हें भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए हमें इसमें उसमें से मतलब उस पार्ट में से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म के बारे में बात की गई है। बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मस्टर्ड गैस, बी है टीयर गैस, सी है क्लोरीन गैस और डी है फॉस्फीन गैस। देखो क्लोरीन गैस तो होगा नहीं, क्लोरीन गैस तो हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, पॉइजनस गैस नहीं होती। मस्टर्ड गैस पॉइजनस है, टीयर गैस जो है ये भी पॉइजनस है और फॉस्फीन गैस भी। ठीक है, बेसिकली आप ना यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी आप ना थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मस्टर्ड गैस में जनरली सल्फर वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, और टीयर गैस में नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होता है और फॉस्फीन गैस बचा है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फॉस्फीन गैस। उससे पहले मैं आपको ना बता देती हूँ कि एक्चुअली फॉस्फीन गैस इसका आंसर आएगा कैसे। देखो, अब ये जो क्लोरोफॉर्म है ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा हमारा? COCl2 विच इज फॉस्फीन गैस प्लस में HCl। ठीक है, अब अगर हम ध्यान देंगे, एक्चुअली में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, उसे हम पता है स्टोर भी हम इसी वजह से डार्क बॉटल्स में करते हैं। डार्क बॉटल्स में क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर उसमें जरा सी भी सनलाइट पड़ी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर वो क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइजनस गैस विच इज फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरोफॉर्म है हम उसे डार्क बॉटल्स में और सनलाइट से दूर क्यों रखते हैं, डार्क बॉटल्स में क्यों स्टोर करके रखते हैं? तो इसका रीजन यही है क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉस्फीन गैस बनाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉस्फीन गैस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लुकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विद। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो है लुकास रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, एक एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। लुकास रिएजेंट क्लाउडीनेस प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली किसके साथ? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, बी ऑप्शन क्या है? ब्यूटेन 2 होल, सी क्या है? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, डी क्या है? ब्यूटेन 1 होल। सबसे पहले हमें लुकास रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। लुकास रिएजेंट एक्चुअली इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ये होता है हमारा लुकास रिएजेंट। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो ये जो लुकास रिएजेंट है एक्चुअली इजीली अल्कोहल जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या होता है, जैसे अल्कोहल में हमने ये डाला, ठीक है, रिएक्शन हुई और हमारा जो अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ, अब क्योंकि वो इनसॉल्युबल है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्लाउडीनेस जैसा, टर्बिडिटी मतलब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं मतलब बनेगा, वो कुछ क्लाउडीनेस मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो वो क्लाउडीनेस किसकी वजह से आती है? अल्काइल हैलाइड की वजह से। आप कोई सा भी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालेंगे और जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो मतलब तुरंत के तुरंत आपको क्लाउडीनेस दे देगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, सभी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ में क्या होता है, टाइम लगाता है, कुछ में हो सकता है विद इन 5 to 10 मिनट्स मतलब आपको क्लाउडीनेस अपीयर हो, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही तुरंत, मतलब जैसे आपने सॉल्यूशन मतलब ये लुकास रिएजेंट डाला अल्कोहल में, तुरंत के तुरंत रिएक्शन हो गई और आपको क्लाउडीनेस अपीयर हो गई। ठीक है, तुरंत के तुरंत। ठीक,
लेकिन कुछ होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्लाउडीनेस दिखाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में, क्या होता है कि जब आप जैसे आपने अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और आपने लुकास रिएजेंट डाला, तो यहां पर क्या होगा, ये आरसीएल जो बना, ये जो है प्राइमरी है, तो इसकी जो टर्बिडिटी है मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस मतलब ये रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर नो टर्बिडिटी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखिए, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमारा क्या नाम है, ये हमें अल्काइल हैलाइड जो देगा वो जो है सेकेंडरी ही देगा, ठीक है, ऐसे देगा हमें CH3, सॉरी यहाँ पे C नहीं आएगा, डायरेक्ट यही, ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये जो टर्बिडिटी देगा वो हमें कितना देगा, मतलब 5 से 10 मिनट्स के बीच में हमें ये टर्बिडिटी देगा, ठीक है। टर्बिडिटी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर मान लो मैंने यहां पर टर्शरी ले लिया, टर्शरी अल्कोहल ले लिया, तो इससे जो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा वो क्या होगा, उसकी जो टर्बिडिटी है वो तुरंत अपीयर हो जाएगी, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक है। जो टर्बिडिटी आती है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की तुरंत हमें इमीडिएटली अपीयर हो जाती है। तो अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से जो तुरंत के तुरंत हमें क्या है, क्लाउडीनेस अपीयर हो जाती है इमीडिएटली। तो आप देख लीजिए कि टर्शरी अल्कोहल कौन सा है हमारा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, देखो ब्यूटेन 1 ओल तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, ठीक है। अब मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ किस तरीके से जो है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बना देती हूँ मैं। देखो सबसे पहले ब्यूटेन 1 ओल, ये तो होगा ही नहीं, दिखने में ही मतलब नाम से ही क्लियर है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारा, ठीक है। CH3 CH2 CH2, ये हमारा ब्यूटेन 1 ओल। अच्छा, ब्यूटेन 2 ओल ले लेते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। अब ये जो ब्यूटेन 2 ओल है, ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी, तो इसमें जो टर्बिडिटी अपीयर होगी वो कैसी होगी, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के मतलब टाइम में, ठीक, ये तो देगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल और 2 मिथाइल, ठीक है। ये भी कैसा है हमारा, प्राइमरी, ये अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये पीछे की जो हमारी वो चेन है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है ये अल्कोहल हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। अब ये क्या है यहाँ पर, ये अल्कोहल जो है एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी, तो प्राइमरी अल्कोहल ये भी हमारा क्या है, तुरंत के तुरंत क्लाउडीनेस नहीं देगा। तो अब बात करते हैं 2 मिथाइल, आपको आंसर तो पता ही लग गया कि इसका आंसर क्या जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। लेकिन ये क्यों, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 2 मिथाइल, ठीक है, और 2 प्रोपेनोल, यहीं पर मैं बनाकर दिखा देती हूँ, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, जो कि तुरंत के तुरंत क्लाउडीनेस जो है हमें दे देगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो उन्होंने क्या बोला है कि आपको ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है, उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, तो कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं डी के जो कि ज्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है DXY, DYZ, DXZ, ठीक। बी ऑप्शन है DX² माइनस वाई स्क्वायर DZ²। सी ऑप्शन है DXY, DX² माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला ऑप्शन है DXZ और DZ²। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्या नाम है, स्प्लिटिंग हम देखेंगे, चेक करेंगे कि उसकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, फिर हम वहां पर देखेंगे कि कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो है मतलब उनमें ज्यादा रिपल्शन होती है, ठीक है, और क्यों होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। मैं यहीं पर छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है।
एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, ये CFSE होता है। ठीक है, तो हमारे जो क्या होते हैं, मतलब ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो डी के। ठीक है। ठीक है, जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इन्हें, तो इनकी क्या होती है, एनर्जी पहले तो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसी एनर्जी बढ़ेगी, अब ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। अब जो स्प्लिट होते हैं, तो ये 5 है ना, तो 5 में से हमारे जो 2 ऑर्बिटल हैं वो ऊपर चले जाते हैं और 3 ऑर्बिटल हमारे नीचे रह जाते हैं डी के। वो कैसे, देखिए यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, XY, DYZ और TXZ। ठीक है, जबकि ये जो होते हैं, मैं इसे अलग से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से ये दिखे। ठीक है, ये होते हैं हमारा DX² माइनस VY², ये एक ही ऑर्बिटल है, और ये दूसरा कौन सा है, DZ²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हुए हैं। वो किस तरीके से हुए, 3 ऑर्बिटल नीचे गए हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल 2 ऊपर गए हैं, DX² माइनस Y² और DZ²। ठीक है, और 3 ऑर्बिटल हमारे नीचे आए हैं, DXY, DYZ और DXZ। ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ये 2 ऑर्बिटल नीचे, एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, अच्छा जेड एक्सिस पीछे है, मतलब समझ लो ना, तीनों एक्सिस आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, क्यों, क्योंकि मेरे को वाई जेड दिखाना था, इस वजह से। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, DYZ। देखो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है ये लूप्स। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा DXZ ऑर्बिटल जो है, अब देखो जो हमारे DX² माइनस Y² ऑर्बिटल्स कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस बैठे हुए हैं, और DZ² ये भी कैसा है, Z एक्सिस के अलोंग बैठा हुआ है। अब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड आता है ना, वो कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस आता है। अब अलोंग द एक्सिस, अब ध्यान से समझिए कि ना, ऑर्बिटल D ऑर्बिटल कहाँ है, यहीं पर अलोंग द एक्सिस है, ये वाले 2 ऑर्बिटल, जबकि ये क्या है, हमारे बिटवीन द एक्सिस बैठे हुए हैं ऑर्बिटल्स। ठीक, अब जो लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो लिगेंड जब आएगा तो इसमें और इसमें रिपल्शन होगी। ठीक है, रिपल्शन इसमें भी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स कैसे बैठे हैं हमारे, इन बिटवीन एक्सिस। ठीक, जबकि जो हमारा लिगेंड आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इनमें रिपल्शन ज्यादा नहीं होगी, इसीलिए इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है और ये नीचे आ जाते हैं। जबकि जो हमारे ये 2 ऑर्बिटल हैं, इनमें जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, और ये ऑर्बिटल्स भी अलोंग द एक्सिस बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से रिपल्शन इसमें और इसमें ज्यादा होगी, इसी वजह से इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और इसीलिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2 ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सीधा सीधा आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें बताया ना कि ज्यादा रिपल्शन किसमें होती है, तो इसका आंसर जो है वो B आएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द चिलेटिंग लीगेंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज, मतलब ये कि जो लेड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा चिलेटिंग लीगेंड जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इथेन 1,2 डाइअमाइन, ऑप्शन बी ऑक्सलेट आयन, या सी ऑप्शन डाइमिथाइल ग्लाइयोक्साइन, ऑप्शन डी EDTA। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत उनके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक यूज हमने देख लिया कि जो लेड पॉइजनिंग है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कौन सा लीगेंड हम यूज करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। आपका जो यूज होता है वो होता है कैल्शियम डाइसोडियम EDTA। ये हमारा जो है कंपाउंड, जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में इसे डाला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो लेड है, अगर हमारी बॉडी में मतलब हमें लेड पॉइजनिंग हुआ है, तो वो जो लेड है वो क्या करेगा, इस कैल्शियम को डिस्प्लेस करके खुद ही EDTA के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये क्या होता है, यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से मतलब रिलीज आउट हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो लेड है, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो जो है रिमूव आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो इसीलिए ये काफी अच्छा मतलब जैसे कहते हैं कि एक मेथड है जिससे लेड पॉइजनिंग को क्योर किया जाता है। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या रहेगा हमारा, D ऑप्शन EDTA। ठीक है, देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, मैग्नेट आयन
is paramagnetic due to presence of ऑप्शन ए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी फुली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आता है। तो फुली पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑप्शन है वो हमारा जो है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि इसकी वजह से डायमैग्नेटिक बिहेवियर आता है। पैरामैग्नेटिक हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। अब वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि 1 है, 2 है, 3 है, वो हमें अब देखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पैरामैग्नेटिक है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए MnO4, ये हमारा जो है पर मैग्नेट आयन होता है। ठीक है, और मैग्नेट आयन होता है 2 नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो पर मैग्नेट आयन है उसमें -1 चार्ज होता है और जो मैग्नेट आयन है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है हमें। हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अब देखिए X मानेंगे मैग्नीज की, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, और हर एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और टोटल ओवरऑल चार्ज -2। तो यहाँ से जब अगर X की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, -8 -2, और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +6। यानी कि हमारे पास जो मैग्नीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +6। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीज का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। उसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। मैं यहाँ पर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर बताऊंगी। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखूंगी मैं। तो 3d5 4s2 होता है। अब हम मैग्नीज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो उसका कन्फिग्रेशन कितना बनेगा देखते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, तो 2 S में से निकाल देंगे और 4 D में से। तो कितने बचेंगे, D में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी कि अगर हम मैग्नेट आयन को देखें तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है मैग्नेट आयन में, तो किसकी वजह से आ रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटीज ऑफ इथेनामाइन और या फिर इथाइलामाइन, डाइइथाइलामाइन, ठीक है, ट्राइइथाइलामाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। हमें यहाँ पर क्या बताना है, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि इन तीनों अमीन्स में से कौन सा जो है मतलब सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हमें इस पैटर्न में अरेंज करना है। ठीक है, एक तो ना इस जैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सबसे पहले आप ध्यान दिया करो कि कौन सा पैटर्न बोला है, डिक्रीजिंग बोला है या इंक्रीजिंग बोला है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग बोला है तो दैट मीन्स पहले सबसे पहले वही कंपाउंड हम लिखेंगे जो कि हाईली बेसिक है। ठीक है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा बेसिक है। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, जो सबसे लीस्ट बेसिक है। ठीक है, चलो एक चीज ये क्लियर हो गई। इसके बाद एक्वा सॉल्यूशन और बोला है। ये जो अमीन होते हैं ना, अमीन के केस में अगर आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा बेसिसिटी ऑर्डर अलग आ जाता है। अगर आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हो या नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इनका, तो उस केस में हमारा जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार मतलब लाइक ये हर लेवल पे पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वाटर भी आएगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 कंपाउंड है ना, इनकी भी जो बेसिसिटी है वो एक्चुअली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है, एक तो प्लस आई इफेक्ट, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और एक है हमारा क्या बोलते हैं उसे, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, तीनों फैक्टर्स को मिला के जब हमारा रिजल्टेंट निकलेगा तो फिर उसी हिसाब से हमारा ऑर्डर अरेंज होगा। देखो प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इन तीनों अमीन्स में देखूं तो एक हमारे पास प्राइमरी है, ठीक है, एक सेकेंडरी अमीन है और एक टर्शरी अमीन है। ध्यान से देखेंगे, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पर सिंगल एक ही अकेला आर ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 आर ग्रुप लगे हैं तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा।
और यहाँ पर 3 ग्रुप लगे हैं, आर ग्रुप लगे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो मतलब जो प्लस आई इफेक्ट है वो किसमें सबसे ज्यादा होगा? टर्शरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में उस सबसे कम। ठीक, तो इसका फायदा क्या होगा प्लस आई इफेक्ट का? बेसिकली क्या है, प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इनमें देखो बेस हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो इनके ऊपर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटेंट तक अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा ये। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक ही ग्रुप जो है वो आर मतलब कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ धकेल रहा है। तो इसके पास लोन पेयर जो होंगे वो इजिली अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये भी तो दे रहे हैं ना। ठीक है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ बढ़ा रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैं ये कह रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं, तो 2 अलग अलग जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो मतलब दो तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है 2 तरफ से, और यहाँ पे तो तीनों तरफ से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यानी कि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के ऊपर वो इजिली अवेलेबल हो पाएंगे बेसिसिटी दिखाने के लिए। इसका मतलब अगर हम प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है बेसिसिटी का वो क्या रहना चाहिए? टर्शरी ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी कम और प्राइमरी उससे भी कम। ठीक है, प्लस आई फैक्टर के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, क्योंकि वाटर भी आ रहा है, ठीक है, तो वाटर में जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या नाम है, नाइट्रोजन और मतलब जो यहाँ पर कंपाउंड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन, इनमें जो नाइट्रोजन है इनके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख लीजिए, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें अच्छी होगी? जिसमें स्टीरिक फैक्टर मतलब जिसमें भीड़ भाड़ कम होगी, तभी तो हाइड्रोजन जो है वो इजीली जो है नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिखा पाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक आर ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये कि आराम से नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। जबकि देखें यहाँ पर तो 2 बड़े बड़े आर ग्रुप हैं और एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं तो ये जो है नाइट्रोजन थोड़ा सा, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ तो 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा कम, ठीक है, इसमें किसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? टर्शरी वाले में। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर देखूं, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें होगी, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, और सबसे कम किसमें होगी? टर्शरी में। तो देख रहे हो ऑर्डर बेसिसिटी का, मतलब ये मैंने ऑर्डर किसका बताया? बेसिसिटी का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से भी तो हमारी बेसिसिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इसमें और भी कम, और इसमें सबसे कम। तो इसीलिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होना, मतलब क्या हो जाएगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब हम बात करते हैं स्टीरिक फैक्टर की। देखो स्टीरिक फैक्टर मतलब ये कि भीड़ भाड़, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन, या अगर मैं देखूं प्राइमरी जो यहाँ पर अमीन है इसमें भीड़ भाड़ कम है, क्यों? क्योंकि एक ही आर ग्रुप है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है मतलब जो डोनेट करने की टेंडेंसी है, मतलब जो बेसिक कैरेक्टर है वो इजिली अवेलेबल यहाँ पर, मतलब काफी अच्छा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्टीरिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर कोई और अटैच होने आएगा इससे, मतलब इसके लोन पेयर लेगा, ठीक है, तो ये ग्रुप है इतनी ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है ज्यादा, एक ही है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगी, यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्रुप, ऐसे इमेजिन करिए नाइट्रोजन बीच में है, ठीक है, ब्लैकबोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन सेंटर में है और 2 अलग अलग बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और लोन पेयर अवेलेबल करवाने हैं नाइट्रोजन को, कोई और एटम आ रहा है इससे कंबाइन होने के लिए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बड़े बड़े आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो भीड़ भाड़ हो गई ना। तो मतलब नेक्स्ट जो एटम आएगा इसके साथ कनेक्ट होने के लिए, तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, भीड़ भाड़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रश क्रिएट कर रहे हैं। जबकि टर्शरी में तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 3 आर ग्रुप हैं, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा हो जाएगी तो इजिली इलेक्ट्रॉन किसमें अवेलेबल हो जाएंगे? प्राइमरी वाले में। तो अगर मैं स्टीरिक फैक्टर लिख दूं, स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी ऑर्डर जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, ठीक है, प्लस आई फैक्टर कह रहा है कि ये होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीरिक फैक्टर कह रहा है ये होना चाहिए। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के जो हमारा
ऑर्डर बनेगा बेसिसिटी का, वो पता है क्या बनेगा? सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। हमारा जो है वो ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या बनेगा? सेकेंडरी, सबसे पहले सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ये बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में अलग है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। अब देख लो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी कहां पर है? देखो सेकेंडरी एक तो इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो और इसके बाद सेकेंडरी के बाद टर्शरी एंड देन प्राइमरी, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन assuming sodium chloride to be completely dissociated in water is। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, और कौन सा सॉल्यूशन है? सोडियम क्लोराइड, जिसकी मोलालिटी कितनी है? 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और जो सोडियम क्लोराइड है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है वाटर में। अच्छा, और केबी क्या है? ठीक है, जो हमारा इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे। आपको ध्यान से देखिएगा, आपको सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो एक्सप्रेशन है वो ये होती है, सॉरी, केबी आई इज आपका जो है मतलब वांट ऑफ फैक्टर है। केबी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये सॉल्वेंट के लिए होती है। एम इज द मोलैलिटी, जो कि यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब है 1 मोलैलिटी। ठीक है, अच्छा, और डेल्टा टीवी का मतलब है कि आपका जो वो है बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आया है, ठीक है, वो ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का वो कितना होगा? 100 केल्विन। ठीक है, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में दे रखा है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रखकर बता देती हूँ आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। देखो आई की वैल्यू कितनी होती है? एन के बराबर। ठीक है, जब कैसा हो मॉलिक्यूल हमारा? डिसोसिएशन, मतलब इन केस ऑफ डिसोसिएशन के मामले में हमारा जो वो है आई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? एन के बराबर। अब एन क्या है? नंबर ऑफ जो आयंस बने हैं हमारे। यहाँ पर देखेंगे NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो कितने आयंस बनेंगे? 2। तो इसलिए आई की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 2। ठीक है, तो ये 2, ये वैल्यू रख देंगे 0.52 और मोलैरिटी कितनी है? 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, और क्या नाम है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक है, अब PB की वैल्यू निकालनी है तो 100 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर? 101.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 101.04 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो हमारा आंसर सीधे सीधे दिख रहा है, क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। When a liquid and its vapor are at equilibrium, its vapors are at equilibrium and the pressure is suddenly decreased। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि एक तरफ लिक्विड है और उसी का वेपर बना दिया गया है। ठीक है, और वो क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है और हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर जो है सडनली डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा? वेपर प्रेशर है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनवैलिड है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो डेफिनेटली होगा ही नहीं। बी ऑप्शन क्या है? हीटिंग अकर्स। सी क्या है? कूलिंग अकर्स। डी इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड। सबसे पहले मैं आपको ना बता देती हूँ, यहाँ पे मान लो लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड फेस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वेपर्स, यानी कि गैसियस फॉर्म है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर जो रेलिवेंट होता है वो गैसियस टर्म में रहता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो इतना ज्यादा कंप्रेसिबल तो नहीं होते, तो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो लिक्विड पे नहीं पड़ता है, सॉलिड पे भी नहीं पड़ता है, मतलब
बहुत कम पड़ता है, जबकि गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर्स जो है उस पर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। देखिए क्या होता है, जब लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, तो वहां पर अगर हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो और भी ज्यादा वेपराइज होने लग जाएगा। मींस जो लिक्विड है वो उसका इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन प्रेशर कॉजेस मोर इवापोरेशन। तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा लिक्विड से वेपर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इवापोरेशन हमारा होता चला जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। अच्छा, अब इवेपोरेशन होने से क्या हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इवेपोरेशन होने से हमारी जो है कूलिंग हो जाती है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवेपोरेशन एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में जाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो जब वो वेपर्स में जाएंगे तो मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी मतलब एटम्स हैं जो भी है, ठीक है, वो जब वेपर्स में जाएंगे तो उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेंगे, वो लिक्विड के अंदर से ही लेंगे। तो लिक्विड से अंदर से बल्क से एनर्जी ली, उठाई और वेपर फेज मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो लिक्विड से एनर्जी ली, वेपर में चले गए, लिक्विड से एनर्जी ली, वेपर्स में चले गए। ठीक है, इस तरीके से वेपोरेशन होगा। तो जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसे आप क्या नाम है अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। मतलब हम ये 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इसका मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कूलिंग अकर्स, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। एक सेल है हमारा, उसके रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 मोलैरिटी। और कॉपर 2+ जो है सॉल्यूशन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, सॉलिड कॉपर में की जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलैरिटी दे रखी है। ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग द सेम सब्सटेंसेस। मतलब ये सेल दे रखा है और इसका हमें क्या करना है, ईएमएफ इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे, बाय डिक्रीजिंग ओनली मैग्नीशियम कंसंट्रेशन टू 0.1 मोलैरिटी। मतलब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर दें, 1 से लेकर 0.1 मोलैरिटी पर अगर ले जाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो हमारा जो है ईएमएफ ऑफ द सेल बढ़ जाएगा। या फिर बाय डिक्रीजिंग ओनली कॉपर 2+ टू 0.1 मोलैरिटी। मतलब इसकी कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करते हैं 1 मोलैरिटी से मतलब 0.1 मोलैरिटी पर चले जाए, इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, मतलब डिक्रीज कर दें, तो हमारा जो ईएमएफ ऑफ द सेल वो बढ़ जाएगा। या फिर by increasing both मैग्नीशियम एंड कॉपर 2+ आयन टू 2 मोलैरिटी। मतलब या तो फिर इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन क्या है, बाय इंक्रीजिंग ओनली द मैग्नीशियम आयन टू 2.0 मतलब मोलैरिटी। मतलब ये कि इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर ना हम नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल हमें वही बताता है। ठीक है, देखो अगर मैं ईएमएफ ऑफ द सेल लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन और लॉग। यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आता है। तो पहले इस रिएक्शन को ना मैं लिख देती हूँ। रिएक्शन क्या होगी हमारी, ठीक है, देखो मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2+, मैग्नीशियम 2+ और कॉपर। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड फॉर्म नहीं लिखे, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है प्रोडक्ट और यहाँ पर क्या आता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं क्या है हमारा, ये सॉलिड फॉर्म है तो इसको तो इग्नोर करेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, मैग्नीशियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट आता है। रिएक्टेंट में इन दोनों में कौन सा लिखेंगे, सॉलिड वाला तो लिखेंगे नहीं, कौन सा लिखेंगे, ये वाला कॉपर 2+। तो हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन है उसकी एक्सप्रेशन क्या रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, तो पहले तो आपको नर्स्ट इक्वेशन से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जो नर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं अब क्या होगा। देखो अगर आपको ईएमएफ ऑफ द सेल बढ़ाना है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यानी कि मुझे ये वाला जो फैक्टर है जो है वो कम करना है या नेगेटिव लेकर आना है। ठीक है, मतलब समझ लो, अगर ये वाला फैक्टर जितना कम होगा, ठीक है, तो उतना ही हमारा जो ई सेल की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। और ये फैक्टर अगर नेगेटिव हो गया तो और भी ज्यादा हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं, हमें एक तो ये वाला जो फैक्टर है या तो ये नेगेटिव बनाना है, ठीक है, या फिर ये लेस बनाना है, मतलब बहुत ही मिनिमम वैल्यू तक लेकर आना है। अब देख लेते हैं नेगेटिव किससे बनेगा, लेस किससे बनेगा। ये जो है ये फैक्टर पूरा का पूरा देख लेते हैं।
जो मैग्नीशियम आयन, ये देखो ये फैक्टर कम कैसे होगा, देखो या तो इसकी कंसंट्रेशन आप कम कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या कर दोगे, कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज, मतलब या तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दो या फिर कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज, अच्छा देख लेते हैं ए ऑप्शन में क्या है, बाय डिक्रीजिंग ओनली दिस मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन टू 0. एक तो ये ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। और एक मैंने बताया बाय इंक्रीजिंग कॉपर 2+ आयन, देख लो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग ओनली मैग्नीशियम, ये लेकिन ये तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज कौन सा फैक्टर, मैग्नीशियम 2+, तो ये तो गलत है ना, ये जब ये हो गया तो ये तो होगा ही नहीं किसी तरीके से, और ये वाला भी नहीं बचेगा, मतलब बी वाला भी नहीं रहेगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज की बात नहीं, ये फैक्टर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कॉपर 2, इसमें बोले कि दोनों ही बढ़ा दो, दोनों ही बढ़ा दो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो इसका मतलब सीधे सीधा हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। तो नेगेटिव की तो बात ही छोड़ दो, नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है, तो लेस कैसे बनेगा यहाँ पे, इसकी कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। या फिर ऑप्शन में ये होता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये फैक्टर कम आ जाएगा, कम आ जाएगा तो हमारी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से ही हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मतलब ये रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर भी दिया गया है, रेट भी दिया गया है, द रेट कांस्टेंट है, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो बिल्कुल ही आप कर सकते थे इसे, ठीक है। देखो रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, क्लियर है। रेट कितना है 5.6 10 की पावर -4, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है 0.2, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा 0.2 और ये रेट कांस्टेंट, तो रेट को जब इधर लेकर आएंगे सॉल्व करेंगे डेसिमल हटा के तो 28 इंटू 10 की पावर -4 बनेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब मैंने क्या कर रही हूँ, एक 10 को नीचे लेकर आ रही हूँ, एक 10 को यूज करके मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दे रही हूँ, तो यहाँ पे -3 बचेगी 10 की पावर, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो वो वैसे देखने में तो ये मतलब बहुत ही ईजी है ये सॉल्व करने में, मतलब विद इन सेकंड आप ये सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे ना ऑप्शन देखो, यहाँ पर ना मिलते जुलते दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -4, यहाँ पे 10 की पावर -5 और यहाँ पे 10 की पावर -3, तो यहीं पर ना स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं। एक्चुअली वो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, हो सकता है कि वो इतना ही सॉल्व करके मतलब जल्दी से ये वाला टिक कर लेंगे, 10 की पावर -4 आ रही है तो हाँ ये वाला हो गया, इसको ना बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। 10 की पावर -3 है तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो किसके पॉलीमर्स होते हैं, ऑप्शन ए अमीनो एसिड, बी न्यूक्लियोसाइड्स, सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी पेंटोस शुगर। देखो जो पॉलीमर है ना हमारे, वो अमीनो एसिड्स और पेंटोस शुगर, इसको तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दीजिए आप, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। हमें जो कंफ्यूजन होती है वो होती है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं हमारे, अगर आपको ध्यान हो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं ना, एक तो डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। इन दोनों में ही क्या होता है, मतलब ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो शुगर है थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर जाएगा, अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड ये भी है और ये भी है, ठीक है। देखिए हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद करवा दूंगी मैं, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली क्या होता है, फॉस्फेट यूनिट, ये देख रहे हो, ये फॉस्फेट यूनिट है और ये हमारा क्या है, शुगर है, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 4 से 5 टाइप के हैं, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन, यूरेसिल वगैरह जो होता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक तो बेस होता है आपका, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शुगर है, ठीक है, और एक है हमारा फॉस्फेट यूनिट, ठीक है, ये फॉस्फेट यूनिट है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में हमारा फॉस्फेट यूनिट नहीं होती। न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शुगर और बेस, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, जबकि उसने पूछा गया था न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर, मतलब किसके पॉलीमर है, तो वो न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड विद एमाइड
ठीक है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो आपका एमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज। तो देखो सबसे पहले हम एमाइड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। एमाइड हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो जब ये हमारा जो अमाइड है, अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं NaOBr के साथ, तो हमारा जो है CO, ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो किसकी फॉर्म में लॉस्ट होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, या कार्बोनेट आयन की फॉर्म में, या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। अगर आपको ध्यान हो तो ये बेसिकली क्या है, इनडायरेक्टली हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो कई बार क्या होता है, ये ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं Br2NaOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी यहाँ पर 4 होता है। तो इसकी जगह कई बार ये देखने को मिलेगा, और अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जिसके जो प्रोडक्ट है पता है क्या बनता है, एक तो अमीन बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें अमीन जो है वो मिलता है। इसके बाद आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और क्या बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट मिल गया, वाटर, ठीक है, और आपका क्या बचा है NaBr, ये, ठीक है, NaBr। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये रिएक्शन होती है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक तो अमीन, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, और जो है वो सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ना पता है समझने वाली बात क्या है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्बोनिल कार्बन, मतलब ये कार्बन जो है वो लॉस्ट कैसे हुई, किस फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, कार्बोनेट आयन देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है कार्बोनेट आयन। तो हमारा जो कार्बोनिल है वो किसकी फॉर्म में रिलीज आउट होता है, कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। स्पेशली ये टेक्स्ट बुक में लिखा भी होता है, ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा B ऑप्शन, ठीक है, B ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे MCQ तो खत्म हुए हैं, बट इसके बाद में हमारे असर्शन रीजन स्टार्ट होंगे, ठीक है, वो भी अभी मैं करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, देख रहे हो कि मतलब जो CBSE में जो पैटर्न आया है, मतलब ये कोई ऊपर ऊपर लेवल से नहीं आया है, मतलब डेप्थ में अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है, डेप्थ में आपने रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो मतलब ये कि आपको NCERT के एक एक लाइन जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिए अब जो अभी MCQ खत्म हो गए हैं, अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे मतलब 4 क्वेश्चन है हमारे, तो वो हमारे कैसे रहेंगे, असर्शन रीजन टाइप के, ठीक है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए। जैसे ऑप्शन ए में क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ऑप्शन बी में क्या मिलेगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। और ऑप्शन जी जो सी है वो हमारा क्या रहेगा, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी में क्या रहेगा हमारा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो अब जो है हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, असर्शन क्या कह रहा है, अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेसिस एज वेल एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। अल्कोहल जो है वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम करते हैं और ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड मतलब क्या। ब्रोंस्टेड बेस का मतलब ये है कि जितना जल्दी कोई भी जो है वो प्रोटोन, कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जो है प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्रोंस्टेड बेस। और ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, वो जो अपना इजीली मतलब H+ आयन की प्रोटोन जो है वो रिलीज करते हैं, तो वो हमारे ब्रोंस्टेड एसिड बन जाते हैं। प्रोटोन एक्सेप्टर्स ब्रोंस्टेड बेस कहलाते हैं और प्रोटोन डोनर ब्रोंस्टेड एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। चीज क्लियर हो गई। अब अल्कोहल क्या है, क्या वो दोनों की तरह काम करता है, आप देख लेते हैं। जैसे ये जो अल्कोहल है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जब भी वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या ये मतलब ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअली क्या करता है, H+ आयन को यानी कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, H+ को ये अपने डोनेट करेगा और लोन पेयर और H+ आयन की प्रोटोन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा आपका, ठीक है, ये और पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे लोन पेयर तो है बाकी ये पॉजिटिव, ठीक है। ये लोन पेयर तो रहेंगे, ये पॉजिटिव, इसने अपने लोन पेयर डोनेट करके H+ को अट्रैक्ट करा है तो इससे पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो ये बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इजीली H+ आयन के प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ब्रोंस्टेड बेस तो हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। अब
आप ना यहाँ देख सकते हो ये जो OH बॉन्ड है ये पोलर है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये क्या है हमारा, ये बॉन्ड जो है हमारा पोलर है। पोलर होने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ा अपनी तरफ खींच सकता है और इजीली H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो यानी कि ये ऐसे करके, और मतलब यहाँ पर लिख देती हूँ H+ आयन इजीली रिमूव आउट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये एसिड की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेसिस एज वेल एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। असर्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन जान लेते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। मतलब ये ब्रोंस्टेड बेस का रीजन बता रहा है कि ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम क्यों करता है अल्कोहल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है उस पे क्या है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जो है प्रेजेंट है, उसकी वजह से ही वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये रीजन बिल्कुल सही है। अब दूसरा आगे पढ़ लेते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड। और ब्रोंस्टेड एसिड का ये वाला रीजन है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड। तो देख लेते हैं। OH बॉन्ड मैंने बताया था अभी कि OH बॉन्ड क्या है हमारा, पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। पोलर हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैन इजीली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस बॉन्ड एंड कैन इजीली रिलीज H+ आयन। तो इसका मतलब ये जो है हमारा एसिड की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो OH बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर। तो दैट मीन्स रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या लिखा था हमारा, असर्शन इज ट्रू, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मैं बता देती हूँ, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या रहता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। पहले देख लेते हैं जो डायजोनियम सॉल्ट है एरोमेटिक अमीन्स का, मैं यहाँ पे बना देती हूँ एरोमेटिक अमीन्स का डायजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम, डाइएजो का मतलब होता है एंटो, ठीक है, सॉल्ट्स, ये रहा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट बना दिया, एक तरफ मैंने बना दिया है C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने सॉल्ट बना दिया है एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो इसने बोला है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक अमीन्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक अमीन्स के जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक। अब रीजन जान लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स बोल रहा है वो, ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स अंडरगो रेजोनेंस। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स के जो डायजोनियम सॉल्ट हैं ये कभी रेजोनेंस में कैसे चले जाएंगे। आप देखो रेजोनेंस कैसे होगी, मान लो ये इधर जाएगा तो अब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन पूरी करेगा, यहाँ से तो होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब लाइक ये रहा, ठीक है, ये जब इधर चला जाएगा तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, मैं अलग से दिखा देती हूँ इसे हाईलाइट करके, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और जैसे ये बॉन्ड इधर गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरी रिंग पर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। यानी कि रेजोनेंस एरोमेटिक में होती है, एलिफेटिक में नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रीजन बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक। स्टेबल तो होगा ये एरोमेटिक वाला, लेकिन क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें नहीं, ठीक, रीजन में उल्टा बोल रहा है। तो यानी कि रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। नंबर 15 क्या है, असर्शन क्या बोल रहा है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अगर उसमें हम ऑर्डर निकालें उस रिएक्शन का तो वो जो है हम कैसे निकालते हैं, बाय स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें जो मतलब रिएक्शन है हमारी वो एक स्टेप में ना होकर मल्टीपल स्टेप्स में होती है, ठीक है। और उसमें जो जितने भी स्टेप्स होते हैं उनमें एक स्टेप स्लो तो जरूर होगा ही होगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, ठीक है। वहीं से हम क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं से हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर के बारे में पता चलता है, ठीक है। रीजन मतलब असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है। अब रीजन पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये बात बिल्कुल सही है, जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आप रिएक्शन को देखकर आप ऑर्डर के बारे में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इनकी रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है, बट क्या रीजन जो है असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इसने बोला है कि जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो स्लो
स्लोएस्ट स्टेप से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन रीजन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, अपने आप में सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑर्डर स्लोएस्ट स्टेप से क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है? नहीं, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि असर्शन अपने आप में ट्रू है, रीजन भी अपने आप में ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। नंबर 16 देखते हैं, असर्शन जो ई नॉट है, मतलब कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल है किसका, स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ जाने का, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसके बारे में बात कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। हैज लो वैल्यू, वैल्यू कम होती है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये कि अगर मैं बात करूं यहां से यहां जाने की, ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन करके यहां से यहां जाने का, तो जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा लो आएगी, ठीक है। Reason because of the stability of scandium 3+ ion which has a noble gas configuration। तो देखिए इसकी वैल्यू जो यहां से यहां जाने की वैल्यू है वो लो आती है, बिल्कुल ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और रीजन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है स्कैंडियम 3+ आयन की, वो जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहां से यहां जाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, लेस फेवरेबल होता है स्कैंडियम 3+ से स्कैंडियम 2+ आने का। इसीलिए यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, लेस आती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आता है, लेस आता है, ठीक है। तो रीजन देख लेते हैं, स्कैंडियम 3+, देखो स्कैंडियम का जो वो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2, 3d1 4s2 ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर बोला है स्कैंडियम 3+ देख लेते हैं, स्कैंडियम 3+ यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन हटा दो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि किसका एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये आर्गन, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन गैस का, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो जब भी कोई एटम जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। यानी कि स्कैंडियम जो 3+ है इसने क्या है, आर्गन का, यानी कि जो कि एक हमारी एक नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लिया, अटेन कर लिया, तो इस वजह से स्कैंडियम 3+ हाईली स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू स्कैंडियम 2+। अगर स्कैंडियम 2+ होगा तो ये तो सिर्फ ये एस वाले और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, इतना बच जाएगा, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है किसी भी नोबल गैस का। तो इसीलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब मतलब बना लेता है कोई भी एटम या आयन तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब स्कैंडियम 3+ ज्यादा स्टेबल है और स्कैंडियम 2+ इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना एक मतलब ऑब्वियस बात है अनफेवरेबल स्टेप रहेगा, तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल ही लो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन को ये सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो अब हमारे जो है यहाँ पर एमसीक्यू और असर्शन रीजन जो है वो खत्म होते हैं। अब हम जो है न्यू वीडियो में नया पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।